पॉइंट टू लर्न चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर जब हम किसी स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में चमचमाती कांच की गगनचुंबी इमारतें, चौड़े कंक्रीट वाले फ्लाईओवर और हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम की तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल, एक तरह का गुरूर होता है हमें। सही कहा। हमारे भीतर एक स्वाभाविक गुरूर होता है कि हम इंसान विकास के चरम पर हैं। मतलब हमें लगता है कि हमने शहर बसाने की कला में अब जाके महारत हासिल की। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, हम बस बेहतर ही होते गए हैं और इतिहास बस एक सीधी रेखा में पीछे छूटता गया है। और असल में हम बहुत ही आसानी से ये मान लेते हैं कि इतिहास एक रेखीय प्रगति है। मेरा मतलब है, हम सोचते हैं कि पहले के लोग हमसे कम बुद्धिमान या आदिम थे और आज हम सबसे उन्नत स्थिति में हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये सोचना बहुत आरामदायक लगता है। ये हमें एक श्रेष्ठता का एहसास दिलाता है। ये सारा आधुनिक गुरूर टूट जाए, मतलब तब क्या हो जब पता चले कि आज से 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग शायद जंगलों में भटक रहे थे या ठीक से झोपड़ी बनाना सीख रहे थे, तब हमारे ही उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर आज के कई आधुनिक महानगरों को भी शर्मिंदा कर सकते हैं। बिल्कुल, मानसून में पानी भरने की समस्या या शहरी नियोजन के मामले में तो वे हमसे बहुत आगे थे। एकदम सही। तो आज के इस खास और गहन विश्लेषण में हम हमारे सामने मौजूद स्रोतों के आधार पर 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। और देखिए, आज का मिशन ये नहीं है कि हम ईंटों और खंडरों की कोई नीरस सूची पढ़ें। हम ये डिकोड करेंगे कि दुनिया का ये पहला नगरीकरण आखिर काम कैसे करता था। और यही इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू भी है। हमारे स्रोत केवल ये नहीं बताते कि उन्होंने क्या बनाया था, बल्कि वे हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हजारों साल पहले इंसानों ने इतने सुनियोजित तरीके से रहना कैसे सीख लिया था। हाँ, मतलब वे सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, वे केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक बेहद उच्च स्तर के जीवन का आनंद ले रहे थे, और वो भी बिना किसी भारी मशीनरी या आज की तकनीक के। मैं कहूंगी कि ये केवल खंडहरों की कहानी नहीं है, ये मानव बुद्धिमत्ता की कहानी है। मैंने जब इन स्रोतों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद ये किसी नदी के किनारे बसा कोई एक दो शहरों का समूह होगा, लेकिन इसका पैमाना देखकर मेरा दिमाग सच में घूम गया। इससे पहले कि हम इस बात पर आएं कि वो अपने घरों में कैसे रहते थे, हमें उस विशाल पैमाने को समझना होगा। हाँ, वो पैमाना सच में हैरान करने वाला है ना? और इस पूरी कहानी की शुरुआत भी बड़ी अजीब है। मतलब 1826 के आसपास चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति ने पहली बार हड़प्पा के कुछ रहस्यमयी टीलों को देखा था। जी हाँ, 1826 में। लेकिन चार्ल्स मैसन पूरी तरह से चकमा खा गए थे। उन्होंने टीलों को देखा जरूर, पर उन्हें लगा कि ये शायद सिकंदर के समय का कोई पुराना किला है। वे इसके वास्तविक गहराई को बिल्कुल समझ ही नहीं पाए। मतलब किसी ने सोचा ही नहीं कि ये इतना पुराना हो सकता है। बिल्कुल नहीं। उस समय किसी के लिए ये कल्पना करना भी असंभव था कि भारत में इतनी प्राचीन कोई सभ्यता हो सकती है। फिर सोचिए, लगभग 100 साल बीत गए। 1921 में जाकर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की आधिकारिक खोज की। और उसके तुरंत बाद मोहनजोदड़ो भी मिल गया, है ना? हाँ, ठीक उसके एक साल बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज निकाला, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। इन खोजों ने तो इतिहास की पूरी टाइमलाइन ही बदल कर रख दी होगी। पूरी दुनिया के इतिहासकारों को चौंका दिया था इन खोजों ने, क्योंकि अचानक से भारत का इतिहास हजारों साल पीछे चला गया। देखिए, इस सभ्यता को हम मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटकर देखते हैं। पहला, प्रारंभिक चरण, जो 3300 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। अच्छा। फिर आता है परिपक्व या नगरीय चरण, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ये इस सभ्यता का स्वर्ण काल था, और यहीं पर हमें उनके सबसे शानदार शहर देखने को मिलते हैं। और अंत में पतन का चरण आता है 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका भौगोलिक विस्तार। मैं नक्शा देख रहा था, और अगर हम मिस्र, मेसोपोटामिया या चीन की समकालीन सभ्यताओं को एक साथ मिला भी देना, तो भी सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्रफल में उन सबसे विशाल थी। जी, क्षेत्रफल के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं था। ये उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली थी, और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक।
मतलब ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, ये आज के किसी बड़े देश के आकार का था। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि इतने विशाल क्षेत्र में जहां कोई टेलीफोन नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं, कोई तेज परिवहन नहीं, उन्होंने सब कुछ एक जैसा कैसे प्रबंधित किया होगा? यही तो इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है। इतना विशाल साम्राज्य जो लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और फिर भी हर जगह एक जैसी व्यवस्था। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि ये एक मजबूत प्रशासन या एक बहुत ही गहरे व्यापारिक नेटवर्क का संकेत देता है। मतलब उन्होंने ताकत के बल पर नहीं बल्कि व्यवस्था के जरिए से जोड़ा था। बिल्कुल, उन्होंने सैन्य बल के बजाय व्यापार और मानीकरण के जरिए इतने बड़े भूभाग को एक साथ बांध कर रखा था। जरा एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा उलझ रहा हूँ। उनके शहरी नियोजन को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि पूरे शहर को एक ग्रिड पद्धति पर बसाया गया था, जहां सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी और उनकी सड़कें हवा से खुद साफ हो जाती थी। पवन संचालित सफाई। ये सुनने में किसी मिथक या लोक कथा जैसा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सड़कें खुद साफ हो जाएं? ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये वायु गतिकी यानी एरोडायनामिक्स का एक बहुत ही शानदार प्रारंभिक उदाहरण था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आप किसी शहर की सभी मुख्य सड़कों को बिल्कुल सीधी रेखा में और एक दूसरे से ठीक 90 डिग्री के समकोण पर बनाते हैं, तो वे एक विंड टनल या हवा के गलियारे की तरह काम करती हैं। ओह, समझ गया। तो जब तेज हवा चलती थी ना, वो बिना किसी रुकावट के सीधे इन चौड़ी सड़कों से गुजरती थी और अपने साथ उड़ने वाली धूल और कचरे को शहर के बाहर धकेल देती थी। आज के शहरों की घुमावदार गलियों में हवा फंस कर रह जाती है, लेकिन उनकी सीधी ग्रिड लाइन में हवा झाड़ू का काम करती थी। अरे वाह, ये तो प्रकृति की शक्ति का सीधा उपयोग है। और ये ईंटों का गणित क्या है? स्रोतों में बार बार पकी हुई ईंटों के 4:2:1 का जिक्र है। 450 किलोमीटर के दायरे में ईंटों का एक ही साइज होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बिल्कुल इत्तेफाक नहीं था। 4:2:1 का अनुपात असल में ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का माप है। और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये चिनाई का सबसे उत्तम गणितीय अनुपात है। इसका क्या फायदा होता है? अगर आप ईंटों को सिर्फ एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो दीवार कमजोर होगी, लेकिन ये खास अनुपात आपको ईंटों को आड़े और तिरछे रूप में फंसा कर रखने की सुविधा देता है। इसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। अच्छा, जिसे आज हम शायद इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। एकदम सही। ये वजन को पूरी दीवार पर समान रूप से बांट देता है, जिससे इमारत भूकंप में भी आसानी से नहीं गिरती। और सबसे बड़ी बात, जम्मू से लेके गुजरात तक एक ही सांचे की ईंटें मिलना ये बताता है कि उनके पास कोई केंद्रीय मानकीकरण संस्था रही होगी। मतलब एक आधुनिक ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स की तरह। हाँ, जो ये तय करती थी कि निर्माण की गुणवत्ता में कोई समझौता ना हो। इसके अलावा उनके शहर 2 मुख्य हिस्सों में बटे होते थे। पश्चिमी हिस्से में ऊंचाई पर एक दुर्ग या सिटाडेल होता था, जहां शायद शासक या पुरोहित रहते थे, और पूर्वी हिस्से में निचला शहर होता था, जहां आम नागरिक रहते थे। लेकिन मैंने पढ़ा कि धौलावीरा नाम के शहर में ये नियम टूट गया था। सही कहा आपने। गुजरात का धोलावीरा एक अपवाद है। वो 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा था, दुर्ग, मध्य शहर और निचला शहर। ये हमें बताता है कि वे मानकीकरण के दीवाने जरूर थे, लेकिन अंधे भक्त नहीं थे। मतलब जहां जरूरत पड़ी वहां बदलाव कर लिया। हाँ, धोलावीरा की भौगोलिक जरूरतें अलग थीं, इसलिए उन्होंने स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपने ही नियमों में लचीलापन दिखाया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बेहतरीन शहरी ढांचे के बाद जो चीज उन्हें हमारी आधुनिक दुनिया के सबसे करीब लाती है, वो है उनका स्वच्छता के प्रति जुनून। बिल्कुल, स्वच्छता उनका मुख्य फोकस था। मतलब आज हम देखते हैं कि जरा सी बारिश होती है और हमारे कई आधुनिक महानगरों में घुटनों तक पानी भर जाता है, नालियां उफरने लगती हैं। लेकिन 5000 साल पहले उनकी जल निकासी व्यवस्था दोष रहित थी। उन्होंने इसे मुमकिन कैसे किया? जन स्वास्थ्य को लेकर उनका दृष्टिकोण सच में अद्वितीय था। सड़कों के किनारे बाकायदा सार्वजनिक कूड़ेदान मिले हैं, जो आधुनिक नगर निगम जैसी व्यवस्था का प्रमाण है। उस जमाने में डस्टबिन? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात थी उनकी भूमिगत जल निकासी व्यवस्था। उन्होंने पक्की ईंटों से ढकी हुई नालियां बनाई थी, और इन नालियों को कचरे से जाम होने से बचाने के लिए उन्होंने सोक पिट्स बनाए थे। एक मिनट, ये सोक पिट क्या होता है? सोक पिट्स का विज्ञान बहुत ही आधुनिक है। देखिए, घर की नाली से जो गंदा पानी निकलता था,
वो सीधा मुख्य सड़क की नाली में नहीं जाता था। अच्छा। पहले वो सड़क के किनारे बने एक गड्ढे यानी सोक पिट में गिरता था। इस गड्ढे में पानी के साथ आने वाला ठोस कचरा भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता था और केवल ऊपर का तरल पानी ही रिस कर मुख्य नाली में जाता था। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के सेप्टिक टैंक काम करते हैं। ठोस कचरा अलग और तरल पानी अलग। बिल्कुल। और इसका फायदा ये था कि मुख्य नालियां कभी ठोस कचरे से जाम नहीं होती थीं। उनके सफाई कर्मचारी नियमित रूप से इन सोक पिट्स का ढक्कन हटाकर नीचे बैठा हुआ ठोस कचरा साफ कर देते थे। लगभग हर घर में अपना निजी आंगन, स्नानघर और कुआं होता था। मतलब प्राइवेट प्लम्बिंग भी थी। हाँ, और 2 मंजिला घरों में छत का पानी बाकायदा मिट्टी के पाइपों के जरिए नीचे नालियों तक आता था ताकि दीवारों में सीलन ना आए। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है। अगर हम समकालीन मिस्र की सभ्यता को देखें तो उन्होंने राजाओं के लिए आसमान छूते पिरामिड्स बनाए। हाँ, और मेसोपोटामिया ने बड़े बड़े महल बनाए। बिल्कुल। लेकिन सिंधु घाटी के लोगों ने अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग और पैसा आम आदमी की नालियों, कुओं और साफ सफाई पर खर्च किया। तो क्या वे महलों से ज्यादा पब्लिक हेल्थ को अहमियत देते थे? ये एक बहुत ही गहरा अवलोकन है। अन्य सभ्यताओं का फोकस किसी एक शासक के अहंकार को संतुष्ट करने पर था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का ध्यान आम नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने पर था। उन्होंने स्मारकों के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च किया। और जाहिर है, ऐसी बेहतरीन जन सुविधाओं के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है। मतलब मुफ्त में तो ये सब बनता नहीं होगा। एकदम सही। तो ये पैसा और संसाधन आ कहां से रहा था? क्या उनके पास कोई ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था? वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था का प्राचीन रूप था। उनकी कृषि बहुत मजबूत थी। वे 9 मुख्य फसलें उगाते थे, जैसे गेहूं, जौ, मटर, तिल, और सबसे बड़ी बात, दुनिया में सबसे पहले कपास यहीं उगाया गया था। सच में? दुनिया का सबसे पहला कपास? हाँ, ये इतना मशहूर था कि यूनानियों ने इसे सिंडन नाम दिया था, जो सिंधु शब्द से बना है। तो अगर हम इस अर्थव्यवस्था को एक सप्लाई चेन के रूप में देखें तो ये कैसे काम करती थी? मान लीजिए किसी खेत में कपास उगा, तो उसके बाद क्या होता था? चलिए इस सफर को ट्रैक करते हैं। खेतों से कच्चा माल उन शहरों में लाया जाता था जो मैन्युफैक्चरिंग हब थे। उदाहरण के लिए चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो? हाँ, ये एकमात्र ऐसा शहर था जहां कोई दुर्ग या सिटाडेल नहीं था। कोई दुर्ग नहीं, मतलब वहां कोई शासक वर्ग नहीं रहता था। सटीक। चन्हूदड़ो विशुद्ध रूप से एक औद्योगिक शहर था। यहाँ कारखाने थे जहां मनके बनाए जाते थे, सीप का काम होता था, यहाँ तक कि लिपस्टिक और काजल के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। लिपस्टिक 5000 साल पहले? बिल्कुल। वे सौंदर्य प्रसाधनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे थे, तो कच्चा माल वहां प्रोसेस होता था। फिर वहां से सामान बिकने के लिए कैसे जाता था? तैयार माल बैलगाड़ियों या छोटी नाव के जरिए लोथल जैसे बंदरगाह शहरों तक पहुंचता था। गुजरात का लोथल दुनिया का सबसे प्राचीन गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड माना जाता है। अच्छा, मतलब वहां से एक्सपोर्ट होता था? हाँ, यहाँ जहाजों पर माल लादा जाता था और फिर ये माल ओमान, बहरीन और अंततः मेसोपोटामिया यानी आज के इराक को निर्यात किया जाता था। मेसोपोटामिया के दस्तावेजों में सिंधु घाटी को मेलुहा कहा गया है। और सोचिए, वहां की खुदाई में हमारी हड़प्पाई मुहरें मिली हैं। ये तो पूरी तरह से एक मल्टीनेशनल ट्रेड नेटवर्क है यार। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, अलग अलग जगहों पर व्यापार करने में नाप तौल की बहुत दिक्कत आती होगी ना? आज तो हमारे पास मीट्रिक सिस्टम है, वे इसे कैसे सुलझाते थे? मैंने स्रोतों में पढ़ा कि उनके वजन हमेशा 16 के गुणक में होते थे। और यही उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। पूरे साम्राज्य में चर्ट पत्थर से बने एक समान बाट इस्तेमाल होते थे जो 16 के गुणक में थे, जैसे 16, 32, 64। इसका क्या फायदा था? इसके पीछे का विज्ञान ये है कि इसे आधा करना बहुत आसान होता है, जैसे 8, 4, 2, 1। ये एक तरह के बाइनरी सिस्टम जैसा है। इसका मतलब ये था कि पूरी सभ्यता ने एक सटीक वजन प्रणाली अपना ली थी जो व्यापार को बिल्कुल आसान बनाती थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज पूरी दुनिया में 1 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम ही होता है। सही कहा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जहां इतनी अधिक समृद्धि और वैश्विक व्यापार होता है, वहां अक्सर सत्ता के लिए भयंकर युद्ध होते हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया में खूनी संघर्ष थे, तो सिंधु घाटी की सेना कैसी थी?
इतनी दौलत की रक्षा कैसे करते थे वे? और यहीं पर ये सभ्यता मानव इतिहास की सबसे असाधारण पहेली बन जाती है। उत्खनन में इतने बड़े क्षेत्र से कोई भी बड़े हथियार, ढाल या युद्ध भूमि के प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल कोई हथियार नहीं? जी, कोई सैन्य हथियार नहीं। क्या वे बस किस्मत वाले थे कि किसी ने हमला नहीं किया, या ये कोई सोची समझी रणनीति थी? ये एक संरचनात्मक शांति थी। उनके पास शिकार के लिए छोटे उपकरण जरूर थे, लेकिन इंसानों को मारने वाले सैन्य हथियार नहीं। मतलब उन्होंने संसाधनों को सेनाओं पर खर्च करने के बजाय समाज को बेहतर बनाने पर खर्च किया। ये एक शांतिपूर्ण और संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक कैसे? क्योंकि खुदाई में भारी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। वे युद्ध के बजाय मनोरंजन में व्यस्त थे। बच्चों के लिए टेराकोटा के यांत्रिक खिलौने मिले हैं, शतरंज जैसा खेल मिला है, पासे मिले हैं। ये तो एक आदर्श समाज की तरह लगता है। और उनका धर्म, क्या उनके पास विशाल मंदिर थे? नहीं, कोई मंदिर नहीं मिला। उनका धर्म बहुत ही व्यक्तिगत था। पशुपतिनाथ की एक मुहर मिली है जो योग मुद्रा में बैठे हैं। इसके अलावा वे पीपल के पेड़ और जल की पूजा करते थे। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार शायद पवित्र स्नान के लिए ही इस्तेमाल होता था। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि वे हमसे कई मामलों में ज्यादा सभ्य थे। लेकिन एक बात जो मुझे खटक रही है, अगर वो इतने ही उन्नत थे तो हम आज तक उनकी लिपि क्यों नहीं पढ़ पाए? आज हमारे पास एआई है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? उनकी लिपि पुरातत्व विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। ये भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसे बूस्ट्रोफेडॉन शैली में लिखा जाता था। ये बूस्ट्रोफेडॉन क्या होता है? ये लिखने का एक तरीका है। जरा कल्पना करें कि एक किसान खेत जोत रहा है। वो एक छोर से शुरू करता है, दूसरे तक जाता है और फिर वहीं से बैल को मोड़कर उल्टी दिशा में जोतता है। अच्छा। इसी तरह वे पहली पंक्ति दाएं से बाएं लिखते थे और फिर हाथ उठाए बिना दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखते थे। तो एआई इसे डिकोड क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमारे पास कोई रोजेटा स्टोन नहीं है। मतलब कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसमें एक ही बात हड़प्पाई लिपि में और किसी ऐसी भाषा में लिखी हो जिसे हम आज पढ़ सकते हैं। जब तक हमें कोई सुराग नहीं मिलता, उनकी आवाज इतिहास में मौन ही रहेगी। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी शांतिपूर्ण और समृद्ध थी, उसका अंत कैसे हो गया? अक्सर हमने पढ़ा है कि आर्यों ने बाहर से आकर इन पर हमला कर दिया था। क्या वैदिक लोगों ने इनका कत्लेआम किया था? देखिए, ये एक बहुत ही पुरानी और अब पूरी तरह से खारिज की जा चुकी थियोरी है। इसे आर्यन इन्वेजन थियोरी कहा जाता था। खारिज हो चुकी है, लेकिन मोहनजोदड़ो में कंकाल तो मिले थे ना? कंकाल जरूर मिले थे, लेकिन आधुनिक फोरेंसिक जांच में पता चला कि उन कंकालों पर किसी हथियार के निशान नहीं थे। उनकी मौत बीमारियों या अचानक आई बाढ़ से हुई थी। वैदिक सभ्यता जो बाद में आई वो ग्रामीण थी। किसी भी उत्खनन में बाहरी हमले या जले हुए शहरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगर कोई हमलावर नहीं था तो फिर इस महान सभ्यता का असली कातिल कौन था? असली कातिल था प्रकृति का प्रकोप, यानी एक भयंकर पारिस्थितिक पतन। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और धरती की प्लेटों के खिसकने के कारण नदियों के मार्ग बदल गए। सरस्वती नदी प्रणाली, जिसके किनारे सबसे अधिक शहर बसे थे, वो धीरे धीरे सूख गई। पानी के बिना तो कोई सभ्यता टिक ही नहीं सकती, और जो नदियां सूखी नहीं, उन्होंने शायद बाढ़ का रूप ले लिया होगा। बिल्कुल। मोहनजोदड़ो के साक्ष्य बताते हैं कि ये शहर एक या दो बार नहीं, बल्कि 7 बार भीषण बाढ़ में डूबकर नष्ट हुआ। 7 बार? और उन्होंने उसे 7 बार फिर से उसी जगह बसाया? हाँ, ये उनका लचीलापन दर्शाता है, लेकिन अंततः प्रकृति के सामने हार माननी पड़ी। जब नदियां सूख गईं तो भोजन और पानी की कमी हो गई। इसके बाद रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। रिवर्स माइग्रेशन? हाँ, लोग अपने शानदार नगरों को छोड़कर वापस छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों की ओर लौटने को मजबूर हो गए। ये सुनकर एक अजीब सी सिहरन होती है। एक पूरी सभ्यता जो इतनी महान थी, जलवायु परिवर्तन के सामने बेबस होकर इतिहास के पन्नों में दब गई। उनके शहर जरूर खंडहर बन गए, लेकिन उनके विचार नहीं मरे। मानकीकृत निर्माण, स्वच्छता और ग्रिड आधारित नगर नियोजन के जो सिद्धांत उन्होंने स्थापित किए, वो आज भी आधुनिक शहरी विकास का गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं। ये सच में एक आंखें खोल देने वाली चर्चा थी, और इसी के साथ हम इस गहन विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए,
अगर कल जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी इस आधुनिक स्मार्ट सभ्यता का पतन हो जाए और आज से 5000 साल बाद भविष्य के पुरातत्वविद हमारी जमीन की खुदाई करें, तो हमारे कंक्रीट के जंगलों, चोक हो चुकी नालियों और प्लास्टिक के पहाड़ों को देखकर वे हमारे समाज के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? क्या वे लोग हमें सिंधु घाटी के लोगों जितना सभ्य कह पाएंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद से पूछना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया पॉइंट टू लर्न चैनल के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।